हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। हमने कल जो है बेसिक मैथ्स का पूरा वन शॉट रिवीजन कर लिया था। आज जो है हम दो चैप्टर्स एक साथ करेंगे वन शॉट में, यूनिट डायमेंशंस और वेक्टर्स। ठीक है, तो यार ये दो चैप्टर जो है हम एक साथ आज नीट के पर्सपेक्टिव से, जेईई वाले भी देख सकते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई इन दोनों चैप्टर्स को आज हम निपटाने वाले हैं। टारगेट क्या है, फिजिक्स में 150 प्लस फोड़ के रहना है। फोड़ना है तो फोड़ना ही है, ठीक है ना। तो यार इसका देखो, इस सेशन का मैं एक चीज बता दूं, पहले मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स जो आए हैं वो अपन खोल के देखेंगे कि यार नीट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है इन दोनों टॉपिक्स में। और मैंने जो रिवीजन इसका पूरा है, कोई फॉर्मूला नहीं छूटा है, पूरी की पूरी सारी चीज कवर होंगी। साथ में हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते जाएंगे जो जो रेलेवेंट होंगे उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, थ्योरी भी पूरी पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत यूजफुल सेशन होने वाला है। पूरे दोनों चैप्टर हम खत्म कर लेंगे इसको आज, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से 1 घंटे का समय लगना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे का मैक्सिमम, जितनी उम्मीद है अभी, है ना। मतलब उससे ज़्यादा यार हो सकता है कि लग जाए टाइम, ठीक है ना। चलो यार, सबसे पहले अपन यूनिट डायमेंशन का जो है प्रीवियस ईयर देखते हैं। 2.0 देखना है आपको इसमें ना, 2.0 अपडेटेड है। तो यार थोड़ा मोटा मोटा इसका अगर आइडिया लें तो देखो, ये हमने तो बहुत पहले से 2000 से क्वेश्चन ले रखे हैं एनालिसिस के लिए। तो फटाफट से एक चीज देखते हैं। देखो ये यार इसमें वो डायमेंशंस बताने हैं इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सवाल आ गया। फिर इसमें भी वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सवाल आ गया कि यार एक को बाकी क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। फिर यहां से देखो, अभी 2001 में ये स्प्रिंग कांस्टेंट, पास्कल, हर्ट्ज, इनके डायमेंशंस आए, क्वांटिटीज के डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। फिर ये क्वांटिटीज के डायमेंशन वाला सवाल है, किनके सेम है। फिर ये क्वांटिटी का आ गया सवाल। फिर ये वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का आ गया। फिर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का सवाल आ गया। फिर पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ। तो ये मेजरली आप देख रहे हो अभी तो मेजरली उसके सवाल आ रहे हैं। डायमेंशन जो है ना, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट और इसका डायमेंशन, ठीक है ना। तो अब ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आया, अगेन डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, अगेन डायमेंशन आया यहाँ पर। तो 70% जो आप सवाल देख रहे हो ना यहाँ पर, अगर हम अब 2010 के बाद से देखें तो ठीक है, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का एक सवाल मिला यहाँ पर, ये मैं सॉल्व भी करके बताऊंगा आपको, तो समझना देखो। और ये काफी स्टैंडर्ड सवाल है, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -12 वाला जो है ना, ये काफी स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, अगेन डायमेंशन। तो यार जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन ज्यादा पूछे जाते हैं नीट में। फिर पोलराइजेशन का डायमेंशन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया, फिर ये एप्लीकेशन डायमेंशन आ गया। एक टफ सवाल है ये भी आपको कराऊंगा, 2017 में आया था नीट में। ट्रिक भी बताऊंगा इसको सॉल्व करने की। जो बच्चे लंबे मेथड से उलझे होंगे ना इस सवाल में, उनका यार लगभग 15 मिनट वेस्ट हो गए होंगे इस एक सवाल में। बहुत प्यारा सवाल है, मतलब कई मोस्टली बच्चों ने तो इसको 2017 में छोड़ा ही था। और जिनको वो चीज समझ में आ गई थी ना, यार ये क्या लिखा हुआ है, मतलब जिन्होंने ढंग से इसको देख लिया था, उनसे वो सवाल फिर फटाफट हो जाएगा। फिर ये यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो देखो फिर 2020 में डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। फिर ये आपका ये तो ठीक है सवाल, ये तो एटॉमिक, ये तो जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका सवाल है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना, ये उसका सवाल है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप समझ रहे हो मेजर जो पोर्शन आया नीट में वो कैसा आया, क्वांटिटीज का डायमेंशन और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के, ठीक है। जेई में क्या है, इसमें काफी सारी चीजों में घुमाते भी हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह उनमें घुमाते हैं, पर नीट में उन सब चीजों में ज्यादा नहीं घुमाया। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायमेंशन और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के सवाल है, ठीक है। बेसिक मैथ्स हम कर चुके हैं, आज हम यूनिट डायमेंशन वेक्टर करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यार जे वाले भी रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो जो सिंपल पार्ट है ना, मैंने पीपीटीज में, ये जो पीडीएफ है आपकी, इसमें सब कुछ ले लिया है आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन मैं ज्यादा जोर उस चीज पे दूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मेरा एम अभी क्या है इसमें यार, आपके कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू डिराइव करने वाली चीजें मैं आपको बता दूं, ताकि आपका एकदम लिमिटेड टाइम में जो है ना पूरा रिवीजन हो जाए बच्चों, ठीक है। तो जस्ट कई चीजें अपन तेज चलेंगे और जहां पर टाइम स्पेंड करना है वहां पर मैं टाइम स्पेंड करूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार फिजिकल क्वांटिटी एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 5 मीटर, एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू उसका यूनिट है, तो 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू जो है उसका यूनिट है, ठीक है। ये जो यू है ये इसका यूनिट है, ठीक है ना। पता है फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं,
और जिनको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। जैसे हैप्पीनेस, आज मुझे 5 किलो खुशी हो रही है, अब 5 किलो खुशी हो रही है, मैं आपसे 4 लीटर प्यार करता हूं, ऐसा नहीं होता। तो खुशी, प्यार, दुख, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं, जिनको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। ठीक है, CGS, FPS, MKS 3 सिस्टम होते हैं। यार मैं तेज चलूंगा इसमें, देखो यार, ठीक है ना, ये यहां पर आपको आता है। तो CGS मतलब बोले कोई, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लेंथ मास टाइम के सिस्टम है। FPS फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, समझ गए। ये तो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो टेंशन की बात नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, उनके SI यूनिट्स देख लो, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके SI यूनिट मीटर किलोग्राम सेकेंड केल्विन एम्पियर कैंडेला और मोल, MKg SK ACD मोल। पता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होता है यार चमक कितनी है लाइट की, है ना। ये कभी आता नहीं, बस आज एक बार आएगा, उसके बाद में पूरी फिजिक्स में 2 साल नहीं आएगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, ये 2 क्वांटिटीज और होती हैं जीवन में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, इस सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। प्लेन एंगल बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनका डायमेंशन नहीं है। लेंथ से लेंथ का डायमेंशन कट गया, लेंथ स्क्वायर से लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन कट गया, तो डायमेंशन लेस होते हैं पर इनके यूनिट होते हैं। तो ये दोनों क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट हैं पर इनका डायमेंशन लेस है, ये समझ गए। चलो ऑसम, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं सर? डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हो सकें। ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो डिराइव हो सकें वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। जैसे वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी स्पीड लेंथ अपॉन टाइम होती है, तो देखो ये लेंथ और टाइम से डिराइव्ड है। तो वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया लेंथ स्क्वायर, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हो आप लेंथ क्यूब लिख सकते हो वॉल्यूम को, तो डेंसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। पता है सर, बचपन से पता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। डायमेंशन, ठीक है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे लिखते हैं? देखो लेंथ को L से, T को तो लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ की खोपड़ी पे 1, टाइम की खोपड़ी पे -1। तो जो खोपड़ियों पे होता है, खोपड़ी पे क्या होता है? सींग होते हैं, तो जो खोपड़ियों पे होता है तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज 1 और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इज -1। समझ गए ना सर? समझ गए। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू LT -1। सर यहाँ क्या है? इसकी खोपड़ी पे 1 है, मिस्टर इंडिया वाला 1 है यहाँ पर, LT -1। इसका SI यूनिट इससे आप डिराइव कर सकते हो, L का M, T -1 का S -1, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, पता है यार, लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का थीटा या K से, करंट का I और A से, इसका मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD से। ये पता है सबको? सर पता है। यहीं के यहीं याद करते चलना। देखो भविष्य के लिए मत छोड़ना है चैप्टर, आपको यहीं के यहीं ऐसा रिवाइज हो जाएगा कि नीट तक फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसके पीडीएफ वाले स्क्रॉल कर लेना एक बार को, ठीक है। LMT मेजर ये होते हैं, इसका थीटा या के, इसका IIA, इसका मोल, इसका CD। मेजर दुनिया इसी में खेलती है, तीनों में। मेजर दुनिया इसी में खेलती है, तीनों में, ठीक है। अब देखो, अब ये साहब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एग्जांपल लिया मैंने, अभी के क्वेश्चन ले लिया। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालूं मैं? इसका डायमेंशन कैसे निकालूं? वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आपको 2-3 क्वांटिटीज का डायमेंशन याद रखना। जैसे पर्टिकुलरली फोर्स का डायमेंशन आप रट के रखना, मतलब इसको डिराइव नहीं करना पड़े। MLT -2 फोर्स का डायमेंशन बहुत काम आता है। MLT -2 मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का LT -2, मास का M। MLT -2 फोर्स का याद रखना, ये ब्रेड एंड बटर की तरह से फोर्स का डायमेंशन तो है ना, बार बार डिराइव नहीं करना पड़ेगा। देखो और 45 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 1.25 घंटे में, तो टाइम कम मिलता है, ठीक है, इसलिए याद रखना। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का सर कैसे निकालूं मैं डायमेंशन? नीट में आ भी चुका है, बताया था प्रीवियस ईयर में अभी आपको। तो फॉर्मूला लिख लो जिसमें G आता है। कैसे प्रोसीड करते हैं? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना, चैट वैट पे ध्यान मत देना। देखो डिस्ट्रैक्टिंग होती है कई बार, वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर रखना है, देखो अपने को, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख लिया मैंने, F = G m1m2/r²। G को एक साइड ले आओ, F(r²/m1m2). अब बस सबके डायमेंशन लिखते जाओ। MLT -2 फोर्स का डायमेंशन हो गया, R² का डायमेंशन L² हो गया, और M1m2 का M × M हो गया, M² हो गया। तो सारी M की खोपड़ियां एक साथ मिला लो। यहाँ पर M की खोपड़ी पे 1 लिखा हुआ है,
यहाँ पर m इंटू एम लिखा हुआ है m की पावर 2, तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 चक के ऊपर आएगा तो m की खोपड़ी से m की खोपड़ी मिलाओ, 1 माइनस 2 l की खोपड़ी से l की, जितने भी l है पूरी दुनिया में ग्रेविटेशन कांस्टेंट की दुनिया में, उनकी खोपड़ियों को मिला लो। न्यूमरेटर वाले ऐड होते हैं, डिनोमिनेटर वाला सबट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो l की पावर 1 और l की पावर 2, 1 प्लस 2 3, और और t किधर गया, हाँ t की पावर माइनस 2, तो ये कितना हो गया m माइनस 1 l3 t माइनस 2। समझ गए, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। इस तरह से हम क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालते हैं। पहले जो फॉर्मूला आपको पता हो उनका वो लिख के बैठ जाओ, फिर उसको एक साइड ले आओ जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, और फिर डायमेंशन पुट करके खोपड़ी बाई खोपड़ी मिलाते जाओ। m की खोपड़ियां सारी एक साथ, l की खोपड़ी सारी एक साथ, और t की खोपड़ी सारी एक साथ। समझ गए, चलो ठीक है। तो ये काफी वैसा होता है। अभी 2020 में सवाल आता है स्ट्रेस का डायमेंशन। अब यार स्ट्रेस क्या होती है, मुझे नहीं पता स्ट्रेस क्या होती है, आप बताओ कैसे करेंगे सर। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होता है यार, तो फोर्स अपॉन एरिया भी तो हलवा क्वेश्चन है यार। अब 2020 में मतलब ये तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए वाला क्वेश्चन, तो 4 नंबर फोकट के बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का कितना होता है MLT माइनस 2 रटा हुआ है, डिवाइड बाय L स्क्वायर एरिया का, L की खोपड़ी मिल जाएगी 1 माइनस 2, तो ML 1 2 चक के ऊपर जाएगा माइनस 2, t की पावर माइनस 2, तो कितना हो गया m l माइनस 1 t माइनस 2। कौन सा ऑप्शन है, m l माइनस 1 t माइनस 2, आंसर है इसका 1। समझ गए, ठीक है, चलें आगे। तो यार ये पता होना चाहिए कि यार स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन एरिया की तरह से होती है, जो आप उसमें जो इलास्टिसिटी उसमें पढ़ते हो यार, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यार ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, ये सबको याद रखना है यार। देखो 2 बार आ चुका है, इनफैक्ट ज्यादा बार आ चुका है, पहले तो और भी बार आ चुका है। ये म्यू नॉट, वो परमिटिविटी की पावर -12, ये हमको आना चाहिए। तो देखो एक जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं, C इज इक्वल टू 1/√μ0ε0 होता है। ये ध्यान रखना सब लोग, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। C इज इक्वल टू, C क्या है भैया, C है स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है बाबू, 1/√μ0ε0। तो इसको हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं μ0ε0 की पावर -12। सर समझ नहीं आया, अबे कैसे नहीं आया, यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, हाफ उचक के ऊपर आएगा तो -12 आएगा, और -12 आएगा ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, इसका डायमेंशन वो हो गया जो C का डायमेंशन हो गया। और C का डायमेंशन क्या है, C का डायमेंशन है स्पीड का डायमेंशन, LT-1, LT-1। थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया इसका, LT-1। कई लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले म्यू नॉट का डायमेंशन निकालते हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स वगैरह वहां से डिराइव करके, फिर कूलम लॉ से एप्सिलॉन नॉट का निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पावर -12 करते हैं। ये गड़बड़ हो जाता है, गलत फॉर्मूलों में उलझ जाते हैं। क्या शिक्षा मिलती है यहां से कि सही फॉर्मूला जो शिक्षा मिलती है ना, बचपन में नहीं पढ़ते थे, हिंदी में आती थी, क्या शिक्षा मिलती है, बहुत गजब की लाइन होती थी, 1 नंबर भी मिलता था, ये लिखते थे। तो क्या शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा ये है इसमें, सही फॉर्मूला लगाओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, सही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के चक्कर में मत पड़ना। तो कभी भी म्यू नॉट एप्सिलॉन एक साथ दिख जाए ना, तो याद कर लेना C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। बत्ती जल जानी चाहिए तब। नीट का खेल सारा ऐसा ही है, जितनी जल्दी बत्ती जल गई उतनी जल्दी सवाल हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑसम मैथ्स। चलिए भैया एंगल का डायमेंशन देख लेते हैं। अभी एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जब सारी खोपड़ियों पे 0 होता है तो उसको अंग्रेजी में डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोला जाता है। तो एंगल और सॉलिड एंगल दोनों क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इनका कोई डायमेंशन नहीं है किसी में भी, इसलिए इनको डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोला जाता है। इसके पास यूनिट है पर इसके पास डायमेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यार एक चीज है, ये मैंने पर्टिकुलरली मैं एक चीज लेता हूँ, ये डेल्टा L/L स्ट्रेन जो है, ये जेई में पूछा जाता है, दो नीट में ज्यादा नहीं आता है, पर पढ़ लो इसको। स्ट्रेन जो होता है डेल्टा L/L, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, पढ़ चुके हो आप ये, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, L फाइनल माइनस L इनिशियल। तो यार L फाइनल माइनस L इनिशियल का डायमेंशन भी तो L हो गया,
एल फाइनल माइनस एल इनिशियल का डायमेंशन भी तो एल हो गया, तो एल अपॉन एल इज एल जीरो। तो स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो 2020 में स्ट्रेस का डायमेंशन आया था, ठीक है, समझ में आ गई। डेल्टा मतलब चेंज होता है तो उसका डायमेंशन भी वही होता है जो इस क्वांटिटी का होता है, ये मेरे को समझाना है आपको। चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चे इसमें कई बार गलती क्या कर देते हैं, सर एल माइनस एल, अब जीरो। अब ऐसा थोड़ी होता है सर, 3 मीटर कपड़े में से 1 मीटर कपड़ा हटा लिया तो सर 2 किलो कपड़ा बच गया, ऐसे थोड़ी होता है यार। 3 मीटर कपड़े में से 1 मीटर कपड़ा हटाएगा तो 2 मीटर कपड़ा ही तो बचेगा, उसका डायमेंशन भी लेंथ होगा, ठीक है, समझ गए। ऑसम मैथ्स, ठीक है। चलिए नाउ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका भी डायमेंशन निकालने के लिए आता है। तो अगेन सही फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो के हो गया 2/3 E/T। ये एग्जांपल इसलिए लिया है, ये जो नंबर है 2/3 ये डायमेंशनलेस नंबर होता है। ये एरो गलत सरक गया, ये एरो इधर आएगा ये, अरे भैया ई पे एरो नहीं है, ई पे एरो नहीं है, ये 2/3 डायमेंशनलेस है। 2/3 जो नंबर है ये डायमेंशनलेस नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो एनर्जी का डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर का डायमेंशन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन ले लिया, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है बच्चों अभी, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ूं, चलो अब देखो यार, थीटा डायमेंशनलेस होता है, साइन थीटा कॉस थीटा ये भी सब डायमेंशनलेस होते हैं, ये भी रेशियो होते हैं यार, क्योंकि देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ अपॉन लेंथ। तो एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ये ध्यान रखना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, थीटा डायमेंशनलेस होता है, साइन और कॉस भी डायमेंशनलेस होते हैं, और टैन भी होता है, कॉर्ड भी होता है, कोसेक भी होता है, सेक भी होता है, समझ गए ना। तो एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। अब इसको ध्यान से समझना, देखो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे 2 की पावर a है, 2 एक नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर है, उसकी खोपड़ी पे मैंने 3 टांग दिया, तो यार ये पूरा, ये भी डायमेंशनलेस है और ये पूरा भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। लेकिन बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, सर वेलोसिटी का स्क्वायर, सर आपने बोला था सारी डायमेंशन डायमेंशनलेस होती है, इसमें ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है 2, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर जो है इसका डायमेंशन होगा LT-1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू L2T-2, समझ गए। तो क्वांटिटी की पावर हो तो पावर डायमेंशनलेस होती है, पर वो पूरी चीज नहीं होती है, आप समझना। डायमेंशनलेस नंबर की पावर डायमेंशनलेस होती है, पर किसी क्वांटिटी की पावर डायमेंशनलेस नहीं होती है। सर ने तो बोला था ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस, हाँ तो ऊपर जो टंगा हुआ है खोपड़ी पे जो रहता है वो डायमेंशनलेस होता है, लेकिन क्वांटिटी की पावर चढ़ती है तो वो डायमेंशनलेस नहीं होती, नंबर की पावर चढ़ती है जो डायमेंशनलेस नंबर है तो वो डायमेंशनलेस होती है, समझ गए, ये गलती मत करना। चलो ठीक है, लॉगरिथम फंक्शंस भी डायमेंशनलेस होते हैं भैया, और उसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होता है। तो लॉग ए, तो ए भी डायमेंशनलेस है और लॉग ए भी डायमेंशनलेस है। कई बार आ जाता है, ये बहुत रेयर आता है, पर ध्यान रखना लॉग और उसका आर्ग्यूमेंट दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। तो फटाफट से कुछ ट्रू फॉल्स बता दो यार, आंसर लिखा हुआ है इसमें। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस। नीट में ज्यादा नहीं आते, जेई में कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, नीट में तो नहीं आया अभी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा मजे के लिए बता रहा हूं ये चीज। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस, बताओ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमेशा यूनिटलेस होगी। फॉल्स है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है। जब असर्शन रीजन हुआ करता था ना तो इस टाइप के सवाल आया करते थे एम्स में, अब तो अगर सब मर्ज हो गया, ये फॉल्स है, क्योंकि देखो एंगल ऐसी क्वांटिटी है जिसका रेडियन यूनिट है और वो डायमेंशनलेस है। तो सारी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस होगी वो यूनिटलेस होनी चाहिए, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है ये, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी में है वह यूनिट, में है वह यूनिट, में का मतलब होता है हो सकता है, हाँ यार हो सकता है एंगल। डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास में यूनिट हो सकता है, उसका जीता जागता नमूना है एंगल, इसलिए ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी मे नॉट बी डायमेंशनलेस, ये गलत है। जिसका यूनिट ही नहीं है, जिसका यूनिट ही नहीं है उसके पास में, ये बोल रहा है उसके पास में डायमेंशन हो सकता है। सर घुमा दिया आपने तो, ये मे नॉट मे वगैरह ये घुमा दिया, टेंशन मत लो, थोड़ी सी एक लेवल ऊपर करने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं ये,
गलती से आ जाए अगर, तो पता होना चाहिए सब चीज़ें। यूनिटलेस क्वांटिटी मे नॉट बी डायमेंशनलेस, ये बोल रहा है कि जिसके जो यूनिटलेस है वो डायमेंशनलेस नहीं हो सकती। ऐसी कोई केस एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। जिसका यूनिट ही नहीं है वो डायमेंशनलेस ही क्वांटिटी होगी। जिसका यूनिट ही नहीं है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो होगी सही। जिसका यूनिट ही नहीं उसका डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, चलो अब मज़ेदार चीज़ पे आते हैं। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो हमने पढ़ ली। क्या पढ़ ली हमने? डायमेंशन निकालना सीख लिया। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। फिर बोल रहा हूं तीनों से क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे खूब अपन। ठीक है, देखो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अपन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अपन डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है यार, कि अगर कोई दो क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मैं यार 3 मीटर कपड़े में से 2 लीटर पानी नहीं ले सकता। सर क्या क्या बात कर दी आपने? 3 मीटर कपड़े में से 2 लीटर पानी हटा लो, क्या बचेगा? सर 1 मीटर कपड़ा पानी बचेगा। अबे ऐसा नहीं होता, ये सरासर गलत है करना। 3 मीटर कपड़े में से मैं 2 मीटर कपड़े हटा सकता हूँ, या 3 मीटर कपड़े में मैं 2 मीटर कपड़ा ही जोड़ सकता हूँ क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो यार अगर मैं जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। समझ गए? और जो रिजल्ट आता है क्वांटिटी का, जैसे x इक्वल टू ए प्लस बी, तो x की भी डायमेंशन वही होगी। मतलब अगर मैं 3 मीटर कपड़े में 2 मीटर कपड़ा जोड़ूंगा तो यार वो 5 मीटर कपड़ा बनेगा वो। समझ गए? तो ऐसा नहीं 5 लीटर नहीं बनेगा, वो मीटर बनेगा वो। तो सेम डायमेंशंस होंगे। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाम बड़ा है सिंपल चीज। तो जोड़ और बाकी कहीं, जोड़ और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहीं भी दिख जाए, उनका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, चलो यार अब ये सवाल करो। देखो आप एक, ये AAPMT जो नीट होता था, अब जो नीट होता है वो उसमें आ गया ये V इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C। चलो सॉल्व करते हैं यार। 2006 में आया था क्वेश्चन ये है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सॉल्व हो जाएगा। V वेलोसिटी है, A क्या है भैया, ABC का डायमेंशन निकालना है। तो यार यहाँ पर T प्लस C हो रहा है, सबसे पहले तो इसको पकड़ लो। T प्लस C हो रहा है तो T और C का डायमेंशन सेम होगा। प्लस होने पर सेम होता है, तो T और C का डायमेंशन सेम है, मतलब T का तो C का तो T हो गया। तो यार ओ माय गॉड, क्या बात है यार। देखो मैंने C को पकड़ के ऑप्शन से कर लिया, C का डायमेंशन T है, 1 ऑप्शन मार्क कर दिया। वाह, एक ऑप्शन में T दे रखा है। 15 सेकंड के अंदर में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ गए? आंसर दिख रहा है, मेरे को पूरा भरोसा है यार। आप ईमानदार बच्चों, देखो पढ़ने आते हो। ई-सरल के चैनल पे वैसे भी पढ़ाई होती है यार, यहाँ कोई उल जलूल बातें नहीं होती है। तो ई-सरल के चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, आई नो दैट। तो मेरे को इसकी चिंता नहीं है। आपको आंसर दिख रहा है, आप चीटिंग करोगे नहीं। आपको चीटिंग करनी होती ना तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते अपना आप। ठीक है ना, कहीं और अभी वो पबजी सब्जी खेल रहे होते वो। बट एनीवे यार ये तो सीधे हो गया। चलो फिर मैं पूरा करा देता हूँ। अब यार B अपॉन T प्लस C, चलो ये तो सॉल्व तो हो गया। एग्जाम में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई करना है तो एक बार कर लेना, बाकी ठीक है। A इंटू टी का डायमेंशन V के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो V का डायमेंशन है क्या है, V का डायमेंशन LT माइनस 1 इज इक्वल टू A इंटू टी का डायमेंशन, क्योंकि प्लस हो रही क्वांटिटी है तो A का डायमेंशन आ गया है, T नीचे जाएगा, T की पावर 1 नीचे जाएगा, तो LT माइनस 1 अपॉन T, T की पावर 1 से T कैंसिल कर दो, माइनस 1 आ गया, माइनस L आ गया। अबे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया LT माइनस 2, तो LT माइनस 2 आ गया A का डायमेंशन। और इसका B का कैसे निकालें? इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन जो है V के बराबर होगा, तो B अपॉन T प्लस C का जो डायमेंशन है वो भी V के डायमेंशन के बराबर होगा, दैट इज LT माइनस 1 के बराबर होगा। और ये T प्लस C का डायमेंशन क्या है, T के डायमेंशन के बराबर है, तो यहाँ T लिख दिया। T प्लस C 2T मत कर देना, डायमेंशन मैंने बोला था प्लस का सेम होता, तो T मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो L आ जाएगा इसका डायमेंशन B का। समझ गए? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना यार। देखो 30 सेकंड का सवाल था ये मुश्किल से। ठीक है, चलो सेकंड प्रोफाइल, सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड जो एप्लीकेशन है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना। गोट इट। तो देखो हमने फॉर्मूला लगा दिया N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो देखो ये N1U1 इज इक्वल टू N2U2, समझ गए?
एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यूनिट जब छोटा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है, यूनिट छोटा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है। देखो छोटा यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, ठीक है, बड़ा यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम, ठीक है। कैसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से। जेई कह रहे, जेई बनने से निकल रहा है मेन, जेई मेन पढ़ाई में आ रहा है ये, APMT मेंस मतलब नीट 2011 का सवाल है ये। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, तरीका सीख लो एक बार, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम। देखो यार आपका ऑफलाइन पेपर होता है ना नीट वालों का, तो उसमें एक चीज़ क्या करनी चाहिए, जो ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन में मार्किंग करते हुए चला करो जब तक ऑनलाइन नहीं हो जाए ना। आपके पास में ऑफलाइन का एडवांटेज है, देखो मतलब ऑनलाइन के अलग एडवांटेज है, डेफिनेटली वो OMR भरने में टाइम नहीं लगाना पड़ता, दोनों के प्लस माइनस है, लेकिन जो ऑफलाइन का एडवांटेज है ना उसमें क्या करा करो, मार्क करते चला करो। देखो ये कि यार CGS सिस्टम की बात हो रही है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो एक की वैल्यू CGS सिस्टम में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है डेंसिटी की। अब नए सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ 10 सेंटीमीटर है और मास 100 ग्राम है, यहाँ पर हमें डेंसिटी की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर हमें डेंसिटी की वैल्यू बतानी है, समझ गए। तो दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, जो अवेलेबल है वो लगाओ। तो क्या नहीं लगाना है, इस एग्जांपल में दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। देखो लिख के बैठ जाओ, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है, पहले तो ये लिख लिया। नया यूनिट डैश सिस्टम मान लो, डैश सिस्टम मान लो, तो ये क्या गिवन है, L डैश किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और नए सिस्टम में M डैश किसके बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है, 100 ग्राम के बराबर। ये लिख के बैठ जाओ, दो चीजें तो काम हो गया। अब N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लगा दो। N1 U1 क्या है, CGS सिस्टम में है, और ये डैश सिस्टम में है, डैश सिस्टम में, ठीक है। तो N1 की वैल्यू CGS में कितनी गिवन है, 4। चुपचाप लिखते जाओ। डेंसिटी का यूनिट कितना होता है, डेंसिटी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब लेंथ, सॉरी मतलब जो ये जो होता है, ये होता है मास अपॉन लेंथ। ये अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट जो होता है मास अपॉन L क्यूब होता है वो, तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख के बैठ जाओ। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, हमें वैल्यू निकालनी है N2 की। नए यूनिट में मास के बदले क्या आएगा, मास के बदले आएगा M डैश लिखो, और नीचे लेंथ क्यूब है तो L डैश का होल क्यूब लिख के बैठ जाओ। अब मुझे निकालनी है N2 की वैल्यू, ध्यान से सुनना, देखो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पर अब M डैश को मैं ग्राम के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। देखो तो क्या करते हैं अपन, N2 इज इक्वल टू M डैश की वैल्यू कितनी है 100G डिवाइडेड बाय L डैश की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो मैं इसको लिख लेता हूँ N2 100G अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब आप काटापीटी मचा दो, अब आप काटापीटी मचा सकते हो, अब आप काटापीटी मचा दो, भले यहाँ से सीधे ही मचा सकते हो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 100 से ये 2 जीरो कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 इंटू 4 दैट इज 40, तो 40 जो है आंसर आ जाएगा। समझ गए, इस तरह से इसको सॉल्व कराया जाता है। तो सीखने वाली चीज क्या है, कैलकुलेशन में मत जाना, मैंने पूरा सॉल्व करके इसलिए दिखाया था कि आपको एंड तक पता पड़ जाए। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लिख के बैठ जाओ और ये लिख के बैठ जाया करो, अपने आप चीज सॉल्व हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है। ऐसे सवालों को क्रैक करने का ये तरीका होता है, टाइम बचता है, जब प्रोसेस पता होता है तो टाइम बचता है, ठीक है। चलिए तीसरी जो एप्लीकेशन है, हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम ये जो है रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, प्रोडक्ट टाइप मल्टीप्लिकेशन वाला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सीधा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें अपन क्वेश्चन से समझाता हूं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। पढ़ लो क्वेश्चन, नीट 2014 में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो देखो फोर्स वेलोसिटी टाइम, अगर फंडामेंटल यूनिट्स ले लें
तो मास का डायमेंशन क्या होगा, ये एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। अगर फोर्स वेलोसिटी टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट्स ले लें तो मास का डायमेंशन क्या होगा ये पूछ रहा है ये, ठीक है ना। कई बच्चे इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज डाल डाल के सॉल्व करते हैं, पर वो बड़ा तरीका होता है। आपको चारों ऑप्शंस में वैल्यू डालनी पड़ेगी, फोर्स की MLT -2 डाल दो, ये डाल दो, लेकिन वो हर जगह काम भी नहीं करता। मास के बदले अगर मैं एक्सेलरेशन पूछ लेता तो एक्सेलरेशन का निकालो फिर वैसे निकालो, मतलब वो लंबा तरीका होता है। तो इसका तरीका क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में ऐसे लिख लो, जैसे मास का निकालना है इज इक्वल टू FVT, F की पावर A, V की पावर B और T की पावर C। हमें A B C निकालने हैं, देखो अभी A B और C निकालने हैं, तीन चीजें निकालनी है हमें A B और C। अब इनको आप इनके डायमेंशन के टर्म्स में लिखते जाओ। तो ये आ गया M की खोपड़ी पे है 1 इज इक्वल टू F क्या होता है, इसलिए मैंने बोला था F का याद रखना, MLT -2 इसकी पावर है A। V क्या है, वेलोसिटी, LT -1 की पावर B, और ये T क्या है, टाइम है, तो टाइम की पावर C। और यहाँ पर M लिखा हुआ है। सर यहाँ तो L और T है ही नहीं, है यहाँ पर भी L और T है, पता है यहाँ पर कैसे हैं, L की पावर 0 T की पावर 0, ऐसे लिखे हुए यहाँ पर। अब खोपड़ी से खोपड़ियाँ मिला लो। अब आप पहले क्या करो, सारी M की खोपड़ियाँ एक साथ मिलाओ। तो यहाँ पर तो M की खोपड़ी पे सिर्फ A आएगा, M की खोपड़ी पे A आ जाएगा। L की खोपड़ियाँ मिलाते हैं, L की पावर है A, इधर L की पावर B, तो प्लस होएगा, मल्टीप्लीकेशन में है, इधर तो L है ही नहीं। फिर T की पावर पे जाओ, -2A, मल्टीप्लाई करना सीखना, देखो -2A -B C प्लस C, ठीक है। अब खोपड़ियां से खोपड़ियां मिला लो, M की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर 0, खोपड़ियां से खोपड़ियां मिला लो। अब देखो तो ये 1 A के बराबर हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू तो 1 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन A प्लस बी इक्वल टू 0, A प्लस बी इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन क्या हो गई, T की खोपड़ी मिला लो, -2A -B प्लस C इक्वल टू 0, खोपड़ियां से खोपड़ियां मिल गई सारी। तीसरी इक्वेशन, तीन इक्वेशन सॉल्व कर लेना, A की वैल्यू आ गई, B आ जाएगा, C आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है -1, और जो C की वैल्यू आएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखो खोपड़ियां मिलाओ अब, तो A की पावर 1, F की पावर 1, V की पावर -1 और T की पावर 1, ठीक है। तो ये फोर्थ आंसर आ गया, समझ गए, राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को कराया था। तो जो भी क्वांटिटी निकाली, फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होती है, उसको बाकी तीन क्वांटिटी से खोपड़ियों पे ABC चढ़ा दो, ABC चढ़ा दो, ठीक है। अब ये नीट 2017 का खतरनाक क्वेश्चन आया था, इजी आए बाकी सवाल तो, लेकिन इस 2017 में पर्टिकुलरली खतरनाक सवाल आया था इसका। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, चलो मजा आ जाएगा, देखो अभी, ठीक है, मजा आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखो आप अभी, मजो आ जाओगो। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ को लिखना है किसके टर्म्स में, C के टर्म्स में, G के टर्म्स में, एंड E²/4πε0। माई गॉड, E चार्ज है जहां पर और ε0 परमिटिविटी है। तो पहले तो इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चार्ज की करूंगा पहले मैं, यार क्या हो रहा है यार। फिर मैं C और G की तो पता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी निकालने में मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। ध्यान से समझना, अब जाना पहचाना लग रहा है क्या ये क्या लिखा हुआ है, ये K बोलते हैं जिसको अपन, KQ² लिखा हुआ है ये। तो इसका डायमेंशन ऐसे निकालो, इसका डायमेंशन ऐसे निकालो आप। अब ट्रिक बताता हूं, देखो E और ε0 से सॉल्व करोगे तो 15 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन एक फॉर्मूला हमें इसके बारे में पता है, ये लिखा हुआ है मेरे पास में, KQ² लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है KQ²। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, KQ²/R², फोर्स होती है वो, फोर्स होती है वो, मुझे ये पता है। एक कूलम्स लॉ में मैंने पढ़ा है KQ²/R² = F। तो एक काम करो, अब आप ये R² को यहाँ से हटाओ, क्योंकि मुझे KQ² चाहिए, R² यहाँ पे लाओ। तो देखो बिना K का डायमेंशन निकाले, बिना Q का डायमेंशन निकाले मैंने FR² कर लिया
जो कि है MLT माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, आर स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया मेरे पास में ML 1 और प्लस 2 3 और t की पावर माइनस 2। विद इन 15 सेकेंड्स इसका डायमेंशन निकल गया। देखो आपको ट्रिक समझ में आई, समझ गए? तो मैंने इसके झांसे में नहीं आया, मैंने इसको सोचा आसान कैसे निकाल सकूं, तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन ये आ गया, ठीक है, इसका तो ये आ गया। सी का मुझे पता है, सी का डायमेंशन तो पता है यार LT माइनस 1, और जी का डायमेंशन भी मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का निकाल चुका हूं। उससे फिर आप इसको सॉल्व कर ले तो भाई ये आ जाएगा L इज इक्वल टू सी की पावर A जी की पावर B, और इस क्वांटिटी को मैं x बोल देता हूं, x की पावर C। x जो है x का डायमेंशन है ये, x का डायमेंशन इसके बराबर है, मैंने इसको x बोल दिया। बस अब तो सॉल्व कर लो यार, इसका डायमेंशन रख दो, इसका डायमेंशन रख दो, इसका डायमेंशन रख दो, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है। समझ गए? वो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे जो सिखाना था आपको वो मैंने सिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, राइट? चलो ऑसम। तो इसका आंसर जो है 4 है, इसका आंसर 4 है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए? पूरा सॉल्व कर लोगे यार इसको। देखो L इज इक्वल टू ये आएगा LT माइनस 1 की पावर A, जी का डायमेंशन, जी का डायमेंशन कैसे फटाफट से निकाले, F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर होता है, जी M1 M2 बाय स्क्वायर होता है, तो F आर स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, F का होता है MLT माइनस 2, है ना, MLT माइनस 2, आर स्क्वायर का होता है 2, तो इसमें 3 आ जाएगा, अपॉन M स्क्वायर, तो ये आ जाएगा M की पावर माइनस 1, L की पावर 3 और T की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, बहुत गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ, M की पावर माइनस 1, L की पावर 3, T की पावर माइनस 2, चेक कर लेना यार ये भी। और x का डायमेंशन क्या निकाला था, यहाँ से x का डायमेंशन निकाला था ML3T माइनस 2 की पावर C। 3 इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर M की खोपड़ी पे 0 है, L की खोपड़ी पे 1 है और T की खोपड़ी पे 0 है, कंपेयर कर लेना खोपड़ियाँ, समझ गए? वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में वैसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन भी इसमें ज़्यादा है, तो फर्स्ट राउंड में इसको मैं इजी कैटेगरी में नहीं मानता इस क्वेश्चन को। तो अगर आप नीट में जैसे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो इस पर गोला मार के आगे बढ़ जाएं और इसमें लिख दें टू अटेम्प्ट, मतलब इसको मुझे अटेम्प्ट करना है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं अगले राउंड में करूंगा, क्योंकि मैं इस एक क्वेश्चन के बदले 2 क्वेश्चन तो कम से कम कर सकता हूं। ये चालाकी आपको रखनी पड़ेगी। तो 2017 में यार जिन लोगों ने ये चालाकी निकाल ली ना, चालाकी क्या निकाली, मतलब जिन लोगों ने ये काम कर लिया कि यार इसको छोड़ के आगे बढ़ गया, तो उन्होंने 2 क्वेश्चन कर लिए होंगे इस टाइम में, और जब लास्ट में टाइम बचे तब इस क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि ये क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा खा के जाएगा, ठीक है ना? चलो ऑसम। अब यार लिमिटेशन और डायमेंशनल मेथड लास्ट पार्ट है यूनिट डायमेंशन का, ये बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, एनसीईआरटी में भी गिवन है, सिलेबस में तो है, ठीक है? तो यार हम डायमेंशन मेथड की क्या रिलेशन है, हम उससे ऐसे कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जैसे t इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो अंडर रूट एल बाई जी तो निकाल लेंगे हम टाइम पीरियड का, लेकिन 2 पाई नहीं निकाल पाएंगे, तो कांस्टेंट नहीं निकाल पाते हैं डायमेंशन मेथड से, समझ गए? कांस्टेंट्स नहीं निकाल पाते हैं, ये पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए क्वांटिटीज, मतलब हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी, जेड की पावर सी, हम ऐसी क्वांटिटीज डिराइव नहीं कर सकते जिसमें प्लस हो, बीच में माइनस हो, ठीक है? हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली भी कर सकते हैं, ऐसी हम डायमेंशन फॉर्मूले से डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तीसरी बात, हम 4 क्वांटिटीज जैसे 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 अगर फोर्स इन 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, ईटा तो विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट, एरिया, वेलोसिटी, लेंथ, अब यहाँ 4 वेरिएबल आ गए ABCD, लेकिन खोपड़ियां तो 3 है, 3 खोपड़ियां 4 वेरिएबल, सॉल्व नहीं हो सकता, तो डायमेंशन फेल हो जाएगा। सरकार कितने आदमी थे, कालिया शोले पिक्चर देखिए, कितने आदमी थे, सरकार 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ आ गए, समझ गए? तो खोपड़ियां कितनी है, 3, चाहिए वेरिएबल कितने, 4, फिर भी खाली हाथ आ गए। अबे इसमें तो खाली हाथ ही आएंगे, समझ गए? ठीक है, चलो तो अब लास्ट जो इसका पार्ट है, ये अगेन ये भी बहुत कम आता है, समझने के लिए समझ लो। जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन के हिसाब से जो इक्वेशन करेक्ट है, वो असली में करेक्ट हो नहीं हो,
पक्का नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूं s इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, सही है ना ये, सही है ना ये, लपड़ पड़ेगी अगर किसी ने सही बोला तो। यहाँ हाफ आना चाहिए, यहाँ हाफ आना चाहिए, लेकिन डायमेंशन बोलेगा और हाफ भी ऐसे पूरा डिवाइड होके नहीं, हाफ ऐसे डिवाइड होके आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर हाफ लगा दूं, 1/3 लगा दूं, 1/4 लगा दूं, डायमेंशन के हिसाब से तो सब सही है। s का डायमेंशन l, ut का डायमेंशन l, एटी स्क्वायर का डायमेंशन l, तो डायमेंशन को फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट क्या लगा रहे हो। तो जो इक्वेशन डायमेंशनली सही है वो एक्चुअल में गलत भी हो सकती है, जो डायमेंशनली सही है वो एक्चुअल में गलत भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए? जो डायमेंशनली करेक्ट है वो एक्चुअल में गलत भी हो सकती है। दूसरी चीज, जो डायमेंशनली गलत है ना वो तो एक्चुअल में गलत होगी ही सही। जैसे देखो s का डायमेंशन है l, मैंने लिख दिया u प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u का है lt माइनस 1, मैच ही नहीं कर रहा है डायमेंशन, तो ये तो डायमेंशनली गलत है। तो डायमेंशनली गलत तो पूरी गलत होगी ही सही, मतलब एक्चुअली में गलत होगी। इसको वैसे समझो, इंसान हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हो। मान लो डॉक्टर होना सही बात है, सपोज करो यार, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इंसान होने का मतलब डॉक्टर हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन इंसान ही नहीं हो तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। ऐसा मत कहना सर बंदर भी डॉक्टर बन सकते हैं आजकल, तो अबे इंसानों की बात है। तो जो इंसान ही नहीं है वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन जो इंसान है वो जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर वो हो भी सकता है डॉक्टर और नहीं भी हो सकता है डॉक्टर। समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? तो डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट भी हो सकती है, पर जो डायमेंशनली गलत है वो टेंटन। ठीक है, चलिए सम मैक्स हमने यूनिट डायमेंशन खत्म कर लिया। क्या बात है यार, विद इन 40 मिनट्स में हमने डायमेंशन का पूरा रिवीजन कर लिया विद क्वेश्चन सॉल्विंग। तालियां हो जाए एक बार, क्या बात है, मचा दिया एकदम। अरे भैया इसके पीछे बहुत रिसर्च लगी तब जाके ये 45 मिनट में खत्म हो पाया है। क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पूरा एक एक जो है मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके ये चीज़ बनाई है। अब आपको क्या करना है, इसके जो प्रीवियस ईयर्स हैं, ये यूनिट डायमेंशन के जो 29 प्रीवियस ईयर है ना, ये कर लेना, ये कर लेना, आज ही कर लेना, इसको छोड़ना मत। फटाफट से 29 क्वेश्चन आधे घंटे का टाइम लेके सॉल्व कर लेना, 1 मिनट पर क्वेश्चन का एवरेज लेकर। ठीक है, समझ गए? इसके सॉल्यूशन भी मौजूद है यहाँ पर पूरे के पूरे। एक आध आंसर की में शायद इसमें प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक आंसर की में शायद इसमें प्रॉब्लम है, वो करेक्ट नहीं हूँ, इसमें एक गलती इसमें छूट गई है। जो मैंने एक सवाल करा था उसमें सही आंसर लिख दिया है। जैसे हमने कौन सा सवाल उठाया था, वो 40 वाला है ना, 18 नंबर का सवाल है वो शायद, राइट। इसमें इसका आंसर 0.4 दे रखा है, आंसर 30 है इसका, वो 40 है। ठीक है ना, तो वो मैंने सही आपको सॉल्यूशन सही है, आंसर की में गलत दे रखा है, बट एनीवे ये कर लेना। ठीक है, इसी तरह से वेक्टर की प्रीवियस ईयर वाली भी आपको कर लेनी है। ये पहली चीज़। अगर आपके पास में टेस्ट सीरीज हो कोई सी, तो 1 घंटे का टेस्ट भी दे देना। इसमें जो माइंड मैप है, जैसे देखो ये जो माइंड मैप है आप चैप्टर वाइज भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे यूनिट डायमेंशन का माइंड मैप है, मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप प्रिंट करा लेना यार। 2 पेज में यूनिट डायमेंशन के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और ट्रिग्नोमेट्री के भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसको प्रिंट करा लेना आप, डाउनलोडेबल है, प्रिंट की फैसिलिटी हो तो एक फाइल में प्रिंट करा लेना। और हमने आपकी फैसिलिटी के लिए सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स इन 82 पेजेस में, तो अब आगे पीछे प्रिंट कराओगे तो 41, क्या बात है, रैंक आ गई यार ये तो अपनी। 41 पेजेस की एक स्पाइरल बनवा लेना आप, उसको रोज रात को सोने से पहले जो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको पढ़ लिया करो। फिर देखो फिजिक्स एकदम मतलब फॉर्मूले वाइज तो आप पक्के हो गए। देखो क्या होता है, रात को आप सोने से पहले इसको पढ़ते हो ना, जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं यार आज मुझे यूनिट डायमेंशन पढ़ना है, अब यार नोट्स पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है कि यार मन हट जाता है कि यार अभी आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन ये माइंड मैप आपके 10 मिनट में हो जाएंगे। तो माइंड मैप फास्ट रिवीजन का तरीका होता है, इसमें आलस नहीं आता। जो चैप्टर लग रहा है कि यार मैं फॉर्मूला भूलता जा रहा हूँ, उसके माइंड मैप डाउनलोड कर लो, सब फ्री है ये, और इनको आप पढ़ते जाओ। बहुत मेहनत लगी यार एक एक चीज़ को बनाने में, एक एक चीज़ पूरे माइंड मैप लगभग 4-5 महीने लग गए पूरे माइंड मैप बनने में, और पूरा एक साथ आपको प्रिंट मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम वेक्टर का वो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर। वेक्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेक्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, देखो
ये हमने 2001 से क्वेश्चन ले रखे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। हम वेक्टर्स में वेक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये पढ़ेंगे वेक्टर्स में, तो वेक्टर्स फटाफट से हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, इसके इनडायरेक्ट ज़्यादा आते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, इसमें एक क्वेश्चन जो है 3 साल आया है, एक क्वेश्चन इसमें जो है 3 साल आया है, ठीक है ना। तो देखो, और 2-3 प्रोफाइल्स हैं जिसमें नीट वाले डायरेक्ट वेक्टर पे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा क्योंकि यार वो आगे काम आता है, ठीक है ना। तो देखो क्या है इसमें, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया। a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, 2 साल आया है ये, और ये नीट 2000 से a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2016 में भी आया है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, सॉरी सम ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो देखो एक ही क्वेश्चन इसको कराऊंगा मैं आपको भी सॉल्व, ठीक है। तो ये आया है। फिर टू वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, ये उसका फॉर्मूले का आया है रिजल्टेंट का। तो बेसिकली ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये वो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है ना, उस पर क्वेश्चन आए हैं सारे। फिर ये डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आया है, एफ डॉट एक्स। फिर परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, ये वेक्टर का घुमाने वाला क्वेश्चन है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, फिर ये परपेंडिकुलर का आ गया। तो देखो 2 क्वेश्चन आपको परपेंडिकुलर के मिल गए, 7 नंबर का मिल गया और 1 नंबर का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है ना। दोनों सिमिलर से ही क्वेश्चन है। तो प्रोफाइल आइडेंटिफाइड है इसमें, तो 3 प्रोफाइल्स मेनली आ रही है देखो वेक्टर में, ठीक है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट का एक सवाल आ गया डॉट प्रोडक्ट के साथ में, फिर एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक सवाल आ गया, ये थोड़ा सा अलग सवाल था, ठीक है, एडिशन पे था। फिर अगेन सेम सवाल। तो नीट वेक्टर्स में ज़्यादा नहीं घुमा रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं घुमा रहा है। तो इसमें जितनी चीज़ चाहिए ना फटाफट से पढ़ के निकलते हैं इसमें तो अपन, ठीक है। चलो ऑसम। तो भाई वेक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर को सदिश बोलते हैं। सदिश, सदिश दिशा सहित विद डायरेक्शन। क्या बात है यार, हिंदी का जो शब्द है ना वो जबरदस्त होता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनका डायरेक्शन सेम होता है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के जो वेक्टर्स हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज के जो वेक्टर्स हैं, अरे भाई अब रेड कलर से लिखना पड़ेगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं, जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम होना मतलब पैरेलल वेक्टर्स हो वो, ठीक है, उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स फटाफट से निकालता वाला पार्ट आपको पता है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स तब होता है जब उनकी टेल से टेल कोइंसाइड होती है, ठीक है। तो देखो इसमें गलती मत कर देना, जैसे आपको अगर ये वेक्टर ऐसा गिवन हो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स सर 120, सर 120, अबे 120 नहीं है, धोखा दे दिया इसने। जब टेल से टेल मिलती है ना, तो इस वेक्टर को इधर सरकाओ तो 60 डिग्री एंगल है इनके बीच में, 120 नहीं है, ध्यान रखना। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स तब होता है जब स्मॉलर एंगल जो है, अरे भाई 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 भाई, हाँ, तो ये तब होता है स्मॉलर एंगल मेड जब टेल से टेल कोइंसाइड होती है। सर स्मॉलर एंगल का क्या फंडा है यार, एक ये भी तो एंगल है, आप बोल सकते हो सर 300 डिग्री भी तो है। अभी 300 और 60 में से छोटा कौन है, 60, इसलिए 60 लेते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। तो टेल से टेल कोइंसाइड होनी चाहिए, याद रखने का तरीका, ताल से ताल मिला। ताल मूवी देखी होगी ना, अनिल कपूर की और ऐश्वर्या राय की। सर क्या बात कर रहे हो, पिक्चर नहीं देखी हमने तो बहुत टाइम से। चलो कोई बात नहीं, गाना है, बहुत पहले की पिक्चर है, ताल से ताल मिला। तो टेल से टेल मिला तब जाके जो एंगल बने उसको एंगल मान, ये गलती मत करना यार, ठीक है, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली लिया है। पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं, जिनका डायरेक्शन सेम होता है, एंगल जिनके बीच में 0 डिग्री होता है। तो देखो ये पैरेलल जो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, उन्हें पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, समझ गए। और जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तो देखो एक इधर एक इधर, इसे एंटी पैरेलल बोलते हैं। 180 डिग्री एंगल है, देखो ये ए वेक्टर के बीच में और ये बी वेक्टर के बीच में, आप इनको घुमा के मिला दो तो देखो ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री बन रहा है, इसे एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑसम। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बड़ा सिंपल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। एक की टेल से दूसरे की, एक के हेड से दूसरे की टेल, तो वो तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। तो
एक सीक्वेंस फॉलो करते जाओ, यहां से मैं यहाँ गया, यहां से मैं यहाँ गया, तो उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर ट्राइंगल की तीसरी साइड होता है वो। ये जनरली काम नहीं होता, पैरेललोग्राम वाला ज़्यादा काम आता है, ठीक है, फिर भी ध्यान तो होना चाहिए ये। फिर दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो पॉलीगॉन रूल लग जाता है उसमें। पॉलीगॉन रूल क्या कहता है यार, A1 A2 A3 A4 ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। देखो सारे सीक्वेंस में जमे हुए हैं, खोपड़ी पूंछ खोपड़ी पूंछ खोपड़ी पूंछ खोपड़ी, तो पहले की पूंछ से आखिरी की खोपड़ी वाले को मिला दो, पहले की पूंछ से आखिरी वाले की खोपड़ी को मिला दो, वो रिजल्टेंट हो जाता है। ट्राइंगल रूल में भी ये करा था, पॉलीगॉन रूल में भी यही काम करा है। समझ गए? ठीक है, टिक 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 टिक। और ये एक सीक्वेंस में जुड़े होने चाहिए, मतलब एरो से एरो मिलता जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टराइजेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है। तो दो वेक्टर ले लिए, देखो हमने दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान से सुनो, ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिए, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। क्या एंगल है दोनों के बीच में? एंगल है थीटा। तो जो उनका रिजल्टेंट होता है ना पैरेललोग्राम का, जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वो रिजल्टेंट होती है। तो जो डायगोनल की जो वैल्यू आती है, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है, वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रखना है इसको रात को 3 बजे भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ए के फाई एंगल आर जो ए के साथ बनाता है, ये फॉर्मूला जनरली काम नहीं आता, आप इसको स्किप भी कर सकते हो यार, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, पर कंप्लीटनेस के मैंने लिखा दिया, पर ये फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और पैरेललोग्राम बना के उसकी जो डायगोनल होती है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है। चलिए, अब पैरेललोग्राम में एक, अच्छा पैरेललोग्राम में क्या होता है, टेल से टेल कौन साइड होती है, टेल से टेल कौन साइड होती है, तभी तो एंगल बन रहा है। तो एक डायगोनल जो होती है वो प्लस देती है और दूसरी डायगोनल जो है वो सब्ट्रैक्शन देती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देती है वो। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगी ये वाली डायगोनल, और एक वेक्टर होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एक डायगोनल सम देती है पैरेललोग्राम की, और दूसरी डायगोनल जो है वो डिफरेंस देती है। समझ गए? एक डायगोनल सम देती है और दूसरी डायगोनल डिफरेंस देती है, राइट। अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे अपन अभी। अब देखो दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, आर वेक्टर इनका सम है, तो आर का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जो आर की वैल्यू होती है, वो जो वेक्टर की वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू ये ए प्लस बी से ए माइनस बी के बीच में लाई करती है, ये ए प्लस बी से ए माइनस बी के बीच में लाई करती है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू होती है ए माइनस बी। तो देखो अगर एक 4 मीटर का वेक्टर है और एक 3 मीटर का वेक्टर है, तो दो वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर मान लो ये है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, तो इनका सम सबसे ज्यादा कब होगा? जब इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो देखो एकदम दोनों जुड़ के, तो ये 7 मीटर का वेक्टर दे देंगे ये न्यूटन मान लो यार, फोर्स ले लो, फोर्स से और अच्छे से विजुलाइज हो जाता है। देखो तो देखो ये मैंने 4 न्यूटन का वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये मैंने 4 न्यूटन की फोर्स ले ली, 3 न्यूटन की फोर्स ले ली, जब दोनों एक डायरेक्शन में लगेंगे तो 7 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो 4 + 3 7 न्यूटन, और मिनिमम वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? जब ये वेक्टर इसके अपोजिट लग जाएगा, 4 न्यूटन के अपोजिट 3 न्यूटन लगेगी, तो 1 न्यूटन, तो 4 - 3 1 न्यूटन। तो जो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के जो दो वेक्टर्स हैं, ध्यान से समझना, देखो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के जो दो वेक्टर्स हैं, ये कितनी से कितनी तक फोर्स बना सकते हैं? ये दोनों वेक्टर मिलके 1 न्यूटन से 7 न्यूटन की फोर्सेस बना सकते हैं। 1 न्यूटन से 7 न्यूटन तक की कोई सी भी फोर्स बना सकते हैं ये। सर 5 न्यूटन की कब बनाएंगे? देखो 5 न्यूटन की तो आपको पता है, जब 4 न्यूटन और 3 न्यूटन परपेंडिकुलर लगेंगे तो जाकर 5 न्यूटन की, 3 और 4 जब परपेंडिकुलर लगेंगे तो 5 न्यूटन का रिजल्टेंट बनेगा। पाइथागोरस से निकाल लो, 1 और 7 के बीच में आ रहा है वो, समझ गए ना इस चीज को? तो a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में सम होता है, ठीक है। डिफरेंस भी जो है, अब a माइनस बी वेक्टर क्या होता है? अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर ले, सब्ट्रैक्शन, तो a वेक्टर और b वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला प्लस के बदले माइनस आ जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। समझ गए?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू भी a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू भी a प्लस बी। तो देखो इसकी भी a प्लस बी मैक्सिमम और a माइनस बी इसकी मिनिमम वैल्यू है। समझ गए? ठीक है, चलो अब ये सवाल ट्राई करो। देखो अब मैंने 2 फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है, 2 फॉर्मूले बता दिए। अब ये 2 साल सवाल आया था ये वाला, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, तो उनके बीच में एंगल पूछ रहा है, एंगल कितना होगा। ट्राई करो इसको। चलो जो आंसर निकालते जाओ सब्सक्राइब भी करते जाना, खाली बैठे हो तो। जिनका आंसर आता जा रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो वो साथ में, टाइम पास ही तो करना है अभी आंसर आने के बाद में। देखो तुक्का मत मारना, आंसर यहाँ लिखा है 90 डिग्री, कुछ सीधे देखकर मत बोलना, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो रूट से रूट तो हटा दो यार यहाँ से, ठीक है, रूट से रूट हटा दो, तो यार मैं यही मिटा देता हूँ इसको ना, ये रूट से रूट हटा दो, रूट से रूट हटा दो, ठीक है, ठीक है यार, मतलब ये इसकी पावर हाफ थी, इसकी पावर हाफ इक्वल टू इसकी पावर हाफ थी, अब हाफ से हाफ हट गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको इधर ले आओ, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो ए बी तो मैग्नीट्यूड है वेक्टर के, तो 0 नहीं है, 4 भी 0 नहीं है, दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 को पता है सर, जब थीटा 0 होता है लपड़ पड़ेगी नालायकों, तो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होता है तब ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, समझ गए? या तो ए बी में से कोई 0 हो, पर ए बी में से तो कोई 0 है ही नहीं यहाँ पर, तो थीटा 0 हो गया। ठीक है, तो थीटा 0 नहीं हुआ, सॉरी कॉस थीटा 0 हो गया, ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो गया। सेम सवाल नीट 2016 में आया, बस लैंग्वेज में आया, वो सेम सवाल है, सेम सवाल है वो। अब नीट भी थोड़ी होशियार होगी, यहाँ उन्होंने 0 डिग्री आंसर ऑप्शन नहीं दिया था ताकि कई बच्चे फटाफट से 0 भर दें। कॉस थीटा 0 डिग्री, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी। इन्होंने क्या चालाकी करी अभी 2016 में, कॉस थीटा इक्वल टू 0 जय माता दी, ऑप्शन नंबर 1 खटाक से कई बच्चों ने मार करा था 0 डिग्री, और 0 नहीं -1 मिला था फिर उनको, बढ़िया वाला एकदम। सतर्क रहना है इसमें, तो इसका आंसर 2 है। ठीक है, चलिए ऑसम। यूनिट वेक्टर कैसे जान पहचाने हमारी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका डायरेक्शन पर्पस होता है यार डायरेक्शन बताने का। यूनिट वेक्टर पता है, आई कैप जे कैप टी कैप काम आते हैं, आगे बढ़ रहा हूँ। ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड जो है वो अपना यूनिट वेक्टर होता है, वो अपना यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए ऑसम। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं यार, ये बहुत ज्यादा नहीं आते लेकिन इनको ध्यान, ये आगे काम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इन पे। तो यार एक आर वेक्टर है, आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप, एक्स वाला आई कैप वाई वाला जे कैप, पता है हमको यार ये। तो ये आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप और आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इसका एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। 90 डिग्री है इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल। वेक्टर के कंपोनेंट्स कर दिए देखो हमने अभी, ये पता होगा सबको यार, टाइम स्पेंड करना है तो कर लूंगा इसमें। देखो हमने इस आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट कर लिए, आर एक्स और आर वाई, आर एक्स और आर वाई। अभी आगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला जो काम की चीज है ना, इसको फटाफट से चलते हैं अपन। ये तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और यूनिट वेक्टर निकाल लिया इसका, नॉट वेरी मच इतनी काम की चीज नहीं। हाँ ये चीज काम की है, अगर एक वेक्टर है आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 3D स्पेस में वेक्टर है ये, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई वेक्टर है आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 और 9 13 और 36 49, हाँ वो होता है। मान लो 2 आई कैप, ठीक है, प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, है ना, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डायमेंशन में भी होल्ड करता है, 1 डायमेंशन में भी होल्ड करता है, 3 डायमेंशन में भी होल्ड करता है। तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 प्लस 9 13 प्लस 36 49 7, तो इसका मैग्नीट्यूड 7 आ गया। समझ गए? ठीक है, ऑसम। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर ये एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है कोई सा वेक्टर,
आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप, आई कैप जे कैप के कैप में लिखना आता है हमको। तो आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा और आर कॉस गामा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा। एक्स कंपोनेंट आर कॉस अल्फा हो गया, वाई कंपोनेंट आर कॉस बीटा हो गया और जेड कंपोनेंट आर कॉस गामा हो गया। विजुलाइज कर लो देखो इसको, ठीक है, समझ गए। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं वेक्टर के, और इनका स्क्वायर 1 के बराबर होता है। जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग याद रख लो यार, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। समझ गए? ये प्योर थोड़ा सा वेक्टर्स में घुस गए अपन अंदर, ठीक है। आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा और आर कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, नाउ वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यार एक चीज और पढ़ लेते हैं, ये मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि यार मतलब कभी कभार से काम आ जाती हैं। अब प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है इसमें। अब एक आर वेक्टर है, थोड़ा सा आपको हो सकता है टेक्निकल लगे ये, लेकिन यार अगर क्वेश्चन आ जाए तो पता होनी चाहिए चीज ये, है ना, आगे काम आ जाती है कई बार ये चीज। अगर एक वेक्टर है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो एक्स वाई प्लेन पे जो इसका प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट डाली हमने, लाइट डाली, इधर से वेक्टर डिस्प्लेस हो गए इधर उधर, पर इधर से ध्यान मत देना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये नहीं है, ये ऐसा है, ये इधर ब्लैक से बनाता हूँ, चलो मैं रुको, ये ऐसा है, ये इधर से इधर, ठीक है, ये नहीं है, ये इसको हटा देना, ठीक है। चलो तो ये देखो, अगर मैं ऊपर से लाइट मार रहा हूँ, यहाँ से लाइट मार रहा हूँ, तो इसकी इस 3D वेक्टर की शेडो एक्स वाई प्लेन में कितनी कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, तो दिमाग नहीं लगाना है। मुझे एक्स वाई प्लेन में चाहिए तो जो एक्स और वाई है वो ले लो, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप ले लो, समझ गए। देखो मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए एक्स वाई प्लेन में, तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप ले लो, ठीक है। चलिए, और उसकी लेंथ कितनी होगी पता है, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। वाई जेड प्लेन में चाहिए तो वाई और जेड ले लो, वाई जेड आ गया। मुझे एक्स एक्सेस में चाहिए तो एक्स वाला पार्ट ले लो। तो मतलब जहां भी प्रोजेक्शन पूछा हो ना, उसके वो पार्ट आप लेते चलो, समझ गए, ठीक है, ऑसम। चलिए अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर दो वेक्टर्स हैं, ए कैप ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, तो भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं सर इनको, सिंपल है, आई कैप वाले जुड़ जाते हैं, जे कैप वाले जुड़ जाते हैं, और के कैप वाले जुड़ जाते हैं। सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक बार पूरा वेक्टर के हम फ्लो में आ जाएं। ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड जो है ये जुड़ जाते हैं। माइनस होता है तो माइनस 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 हो जाते हैं। प्रैक्टिस करनी है आपको, देखो ऑप्शनल लिखा है मैंने इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। मैंने दो वेक्टर ले लिए, -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर 3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो यार ए प्लस बी वेक्टर करोगे तो आई कैप में आई कैप जोड़ो, जे कैप में जे कैप जोड़ो। अब देखो यहाँ पर -2 जुड़ रहा है ये इसमें, क्योंकि आई कैप के बगल में -2 लिखा हुआ है। बहुत सोच समझ के लिए एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए ये, ठीक है। फिर 3 और -4 जुड़ रहा है, फिर 1 और 2 जुड़ रहा है। सर इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं हो तो 1 होता है वो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वैसे काइनेमेटिक्स में काम आता है और वेक्टर का पार्ट है इसलिए यहाँ पर कहाँ उठा रहे हैं। अगर किसी का कोऑर्डिनेट x, y है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाता है, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाता है, समझ गए। तो जैसे 2,3 इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से नापते हैं इसको, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल है। अब जो है मुद्दे की बात पे आते हैं, जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, समझ गए। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। देखो हमारी टेंडेंसी क्या है, फटाफट से इसको कंप्लीट करना, वेक्टर्स को कम सवाल आते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है उस पर हम टाइम स्पेंड करेंगे। तो अब वापस से सीरियस हो जाओ। अभी ठीक है मौज मस्ती होगी, वो वाला पार्ट फटाफट से निकाल दिया, लेकिन अब काम की चीज़ है,
ये मिस नहीं होना चाहिए। इस पे से क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं और एक काम आता है। ठीक है, आप यार इस सीरीज से ऐसे पढ़ो, इसके बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये हमारा एम है सीरीज का, मतलब पूरा रिवाइज हो जाए इन लेक्चर्स को देखकर, फिर आपकी टेंशन दूर हो जाए। मतलब इनमें से सवाल है तो ऐसे फोड़ दें उनको अपन पूरा। ठीक है, देखो तो ए डॉट बी ऐसे लिखते हैं इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सर ये डॉट बड़ा प्यारा सा लग रहा है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर आता है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है ए और बी के बीच में, जब टेल से टेल कोइंसाइड करती है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स के बीच में, वो पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है। जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होता है, बी मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होता है। अब थीटा 90 से कम है तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ए डॉट भी पॉजिटिव होता है। जब थीटा 90 से बड़ा होता है, देखो 90 से बड़ा है, तो ए डॉट भी नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव होता है जब ये 90 से बड़ा है, 90 से 180 के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है, ए डॉट भी जीरो कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। जब एंगल 90 डिग्री होता है, यहां पर जो कॉस थीटा है वो जीरो के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी पे सवाल आते हैं डॉट प्रोडक्ट में मोस्टली, जब भी आते हैं, मोस्टली बोल रहा हूं मैं। तो जब दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जिक्र आ जाए तो दिमाग में एक चीज एंटीने खड़े हो जाने चाहिए कि मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। आंसर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? देखो, अब जैसे आई कैप डॉट आई कैप, अब ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इन दोनों के बीच में एंगल 0, कॉस 0 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप 1, जे जे 1, के 1 और आई डॉट जे 0। आई कैप और जे कैप देखो परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0। आई के 0, के जे 0। तो जो साथ वाले हैं यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और आई कैप जे कैप के कैप में मिक्स में कोई सा भी आ जाए उनका 0 होता है। समझ गए? ठीक है, बढ़े आगे। ये पार्ट सबको समझ में आता है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, के डॉट जे 0। ठीक है, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर दो वेक्टर्स मुझे आई जे के में गिवन है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो वो उसका रिजल्ट क्या आता है? आई कैप और आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाते हैं। आई कैप का जे कैप के साथ 0, आई कैप का के साथ 0। तो जो होएगा इन दोनों का ही होगा। जब आप ए डॉट बी करोगे तो इन दोनों का ही तो आएगा, ए एक्स और बी एक्स। समझ गए? और जे कैप का आएगा, के कैप का आएगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन 0 हो जाएंगे। राइट ऑन? ठीक है, चलो तो ए डॉट बी कितना होता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब यार एक्स आई कैप और आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप और जे कैप वालों को कर दो, और के कैप वालों को कर दो साइन के साथ में मल्टीप्लाई, तो आपको ए डॉट भी मिल जाएगा। समझ गए? जैसे देखो ये 2001 में क्वेश्चन आया था एम्स में, सॉल्व कर लेते हैं इसको यार। फोर्स 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप गिवन है, डिस्प्लेसमेंट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप गिवन है। ठीक है, वर्क डन निकालना है, एफ डॉट एस निकालना है, एफ डॉट एस निकालना है। तो यार एफ डॉट एस निकालना है तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 प्लस 4 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 तो 9 प्लस 16 25 आ गया। तो 25 आंसर आ गया। समझ गए? x से x को करा, y से y को करा। अगर यह -3 होता, मान लें -3 होता, तो -3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो फिर आ जाता 16 - 9 7 आ जाता था वो।
समझ गए, अगर यहाँ माइनस होता तो, पर अभी यहाँ माइनस नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। दोनों की प्रैक्टिस करा दी आपकी, ठीक है। चलिए ऑसम, समझ गए। अब जो सवाल आया है ये 2-3 बार ऐसा सवाल है, इसको अपने आप ट्राई करो, देखो गलती नहीं होनी चाहिए। एंटीना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर शब्द आ गया, ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी वो बताना है। अल्फा यहां पर आ रहा है, ट्राई करो सही निकालना आंसर इसका। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। 4 नंबर तो फटाफट से कमाने हैं इसमें अपने को। क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ फटाफट से, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। चलो, ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं दोनों वेक्टर ऐसे लिख लेता हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होने का मतलब है a डॉट b इक्वल टू 0। ये a वेक्टर ले लिया अपन ने, ये b वेक्टर ले लिया अपन ने। अब ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनका, तो i को i से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 प्लस का प्लस 3 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है। अब 3 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू माइनस 4 प्लस 8 और अल्फा को मल्टीप्लाई करना है, 8 अल्फा। तो ये कितना आ गया, 8 माइनस 12 4 सॉरी माइनस 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो ये आ गया यार माइनस 4 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ये माइनस 8 अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ, तो ये आ गया हाफ, ठीक है। परपेंडिकुलर होते ही डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, आ जाएगा आंसर। 2 बार आ गया ऐसा सेम सवाल, 2 बार आ गया लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है, और 10 ईयर्स के अंतराल में, इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए। चलो ऑसम, ठीक है। अब वेक्टर्स का जो लास्ट पार्ट है, दी वेरी लास्ट पार्ट ऑफ वेक्टर्स में हम पहुंच गए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो तो यार, अब ये वेक्टर रिजल्ट देता है। अभी तक तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था जो स्केलर प्रोडक्ट था, अभी क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, अब ये एक वेक्टर देता है हमको, ये एक वेक्टर देता है। देखो तो वेक्टर के पास में 2 चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। वहाँ पर कॉस थीटा आता था, यहाँ पर साइन थीटा आता है, ए बी साइन थीटा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, समझ गए, ए बी साइन थीटा, राइट ऑन, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, अब जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, इनके प्लेन के। तो ए और बी देखो स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में आ रहे हैं, ए और बी स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में आ रहे हैं। मैंने अपना राइट हैंड लिया, राइट हैंड से ए क्रॉस बी, राइट हैंड रूल लगाया, पहला वेक्टर से हाथ दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाऊं। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर। जो पहले लिखा जाता है वो फर्स्ट वेक्टर होता है। तो देखो राइट हैंड लिया मैंने, इसको घुमाया, तो अंगूठा जो है, तो सी वेक्टर जो है प्लेन, बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है। तो ए क्रॉस बी जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में बोर्ड के प्लेन के बाहर है, समझ गए। ए क्रॉस बी बोर्ड के प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी आ गया हमको करना। एग्जाम्पल कर लिया भाई, देखो ये आई कैप में है, ये जे कैप में है, और बाहर का डायरेक्शन के कैप है, आई जे और ये के, ठीक है। और ए बी वेक्टर के बीच में एंगल 30 डिग्री है, जस्ट प्रैक्टिस करा दी यहाँ पर एक। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 10 है। तो यार बताओ कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका, ए क्रॉस बी का, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 30, साइन 30 हाफ होता है तो 25, और आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा। ए क्रॉस बी इधर हो गया, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ जो कि के कैप हो गया। अगर मैं बी क्रॉस ए देखूं, अब ध्यान से समझना, बी क्रॉस ए अगर अपन देखें तो बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड एंगल साइन 30, लेकिन अब वो माइनस के कैप हो गया, अंदर की तरफ हो गया वो, क्योंकि मैं राइट हैंड रूल ऐसे लगाऊंगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, दैट इज माइनस के कैप, समझ गए।
बी क्रॉस ए माइनस के कैप, तो देखो ये माइनस 25 के कैप आ गया बेसिकली। तो ए क्रॉस बी 25 के कैप आया, बी क्रॉस ए 25 माइनस के कैप आया, उल्टी डायरेक्शन में आया। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो गया। तो जब वेक्टर पलट जाते हैं ना तो माइनस आ जाता है इसमें। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के पास तो डायरेक्शन ही नहीं होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, माइनस साइन आता है। ठीक है। दूसरी चीज, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, जीरो वेक्टर होता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। बता सकते हो क्यों? दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो साइन 0 ए साइन 0, साइन 0 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस ए 0 वेक्टर होता है। ठीक है। चलिए, अब जो काम की चीज है, ये जो आई कैप जे कैप और के कैप, ये याद रखना होता है हमको। अब इसकी ट्रिक बताता हूं, देखो आपको यहाँ पर बहुत जबरदस्त ट्रिक है इसकी। ठीक है, देखो ये तो सिंपल है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ये तीनों तो 0 0 0 होते हैं। ठीक है। अब आई जे के होता है, जे के आई होता है, के आई जे होता है। अरे सर अभी कैसे ध्यान रखें? अब ये जे आई माइनस के होता है, के जे माइनस है। सर तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इसकी ट्रिक समझना। देखो अब आप इसमें क्या करा करो, एक गोला बनता है, इसमें गोला बना लिया करो। कैसा? क्लॉकवाइज गोला। आई फिर लिखो जे फिर लिखो के। आप ध्यान से समझना। देखो बहुत अच्छी ट्रिक है ये। आपको एक चीज तो दिख रही होगी, अगर आई जे लेफ्ट में है तो के राइट में आ रहा है, अगर आई और जे लेफ्ट में है तो के राइट में आ रहा है, जे और के लेफ्ट में है तो आई राइट में आ रहा है। बस डिफरेंस साइन का ही आ रहा है, या तो प्लस है या माइनस है। मतलब हमें तीनों वेक्टर्स दिख रहे हैं। अगर दो लेफ्ट में है तो बचा हुआ तीसरा राइट में है, आई और जे तो देखो के, जे और आई तो देखो के। साइन के साथ है वो अलग चीज है, प्लस या माइनस आ रहा है। तो मुझे कुछ भी चीज निकालनी है तो मैं साइकिल से निकालूंगा। देखो ध्यान से, अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कुछ भी, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा, मान लो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो मेरे पास के कैप आना चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि यार प्लस आएगा कि माइनस आएगा, राइट? तो अगर आई के बाद जे आ रहा है, साइकिल में चीज चल रही है, आई के बाद जे आ रहा है तो यहां पर प्लस आएगा। आई के बाद साइकिल में जे आ रहा है तो यहां पर प्लस आएगा। ये ट्रिक ध्यान रखना। देखो आई के बाद जे आ रहा है तो फिर यहां पर के आएगा। चलो सर अगर जे क्रॉस आई होता तो मैं के कैप लिख के बैठ जाता। प्रैक्टिस करा रहा हूं देखो आपकी। अभी जे और आई है, के लिख दिया मैंने, लेकिन जे के बाद तो आई नहीं आ रहा, जे के बाद तो आई नहीं आ रहा। कुछ लफड़ा है, लफड़ा है मतलब माइनस है, लफड़ा है मतलब माइनस है। जे के बाद आई नहीं आ रहा है इसलिए माइनस है। यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो कर लिया करो ऐसे। कोई भी दो ले लो। अब देखो आई क्रॉस के ले लो, आई क्रॉस के, मैं जे लिख के बैठ गया। अब देखो आई के बाद जे आ रहा है, लफड़ा है मतलब माइनस जे कैप आएगा। समझ गए? ठीक है, ऑसम। चलिए, तो यार ये क्रॉस प्रोडक्ट का चीज पढ़ लिया। ठीक है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का। ये आती होगी चीज आपको, यार नहीं आती हो तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है मुझे, तो यार मैं सबका क्रॉस प्रोडक्ट एक एक करके करता जाऊंगा। 2i कैप क्रॉस आई कैप, तो मैं लिखता जाता हूँ। देखो 2i कैप क्रॉस आई कैप, प्लस का प्लस, फिर 2i कैप क्रॉस 4j कैप, 2i कैप क्रॉस 4j कैप। तो ये जैसे अपन एलजेब्रा में सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसा का वैसा है ये। प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3j कैप क्रॉस आई कैप, 3j कैप क्रॉस आई कैप, प्लस 3j कैप क्रॉस 4j कैप। अब सेम वाले तो जीरो हो जाते हैं, तो ये तो जीरो हो गया आई कैप वाला और आई कैप वाला, और ये भी जीरो हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना है, 2 4 जा 8, आई क्रॉस जे, गोला बना लो, पहले गोला बना लिया करो। आई जे और के, आई के बाद जे आ रहा है तो प्लस 2 4 जा 8, आई के बाद जे आ रहा है तो के कैप, प्लस इसमें देखो 3 इंटू 1 3, जे क्रॉस आई तो के कैप आएगा, के कैप आएगा, जे क्रॉस आई के कैप आ गया, लेकिन जे के बाद आई नहीं आ रहा है तो माइनस के कैप आएगा। तो 8 माइनस 3 5 के कैप आंसर आ गया। समझ गए? इस तरह से इसको सॉल्व करा जाता है, राइट है?
प्रैक्टिस करा दिया जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की आपको सवाल की अभी। क्लियर है? ठीक है, तो एक एक करके करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। एक और तरीका होता है, अगर आपने डिटर्मिनेंट नाम की चीज पढ़ रखी है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नाम की चीज आपने पढ़ रखी है, वैसे लास्ट स्लाइड है हमारी इसकी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है और हम कल क्या करेंगे वो बताऊंगा आपको। ये अब अगर आपने डिटर्मिनेंट पढ़ रखा है तो डिटर्मिनेंट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई जे के लिख लो और आई कैप और जे कैप और के कैप, यहाँ पर तो जीरो के कैप है, उसके कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख लो और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो तो सेम आंसर आ जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यार हमने अब जो है यूनिट डायमेंशन और वेक्टर्स भी खत्म कर लिया है। क्या बात है। तो यार दो मतलब इनफैक्ट 3 11th के जो चैप्टर्स हैं, बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर, ये हमने इस सीरीज में खत्म कर लिया है। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, मचाना है, फोड़ना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और यार देखो जैसे भव्या का रिजल्ट है ना 685 to 720, यार इसने जिस तरह से पढ़ा था ना, इसका इंटरव्यू देखना एक बार। तो नीट के बच्चे ना ईसरल के चैनल पे इंटरव्यू है, इसने जैसे बताया था ना, इसने ईसरल ऐप से जो फिजिक्स को विजुलाइज करके पढ़ा, जो पूरी चीज ने विजुलाइज करके पढ़ी, जैसे इसने साउंड में बताया था कि सर मेरे को साउंड समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने विजुलाइज करके पढ़ा ईसरल से तो पूरी समझ में आ गई। तो यार विजुलाइज करके जब पढ़ते हैं ना तो फिजिक्स एकदम जबरदस्त हो जाती है, दीवाने बन जाते हैं उसके अपन। तो आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ईसरल ऐप डाउनलोड करके वो टॉपिक पूरा का पूरा भी पढ़ सकते हैं। देर आर सम फ्री आवर्स गिवन टू ईच स्टूडेंट, जब आप लॉग इन करते हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो यार फिजिक्स फोड़नी है तो विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।